देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्य में बर्खास्त हो चुकी सरकार को दोबारा बहाल किया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा ने 9 दिसंबर के बाद जो भी कदम उठाए वो सब असंवैधानिक थे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ इस बारे में एकमत थी कि राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने में मनमानी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो सरकार की सलाह को नजरअंदाज करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल को लग रहा था कि सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है तो वो मुख्यमंत्री नबाम तुकी को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते थे, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर संकट की शुरुआत दिसंबर 2015 में हुई। कांग्रेस के 21 विधायकों ने बगावत कर दी। साथ ही बीजेपी के 11 विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिस पर राज्यपाल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया। 16 दिसंबर का यह सत्र विधानसभा की बजाय बाहर हुआ, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर ने की। राज्यपाल के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री नबाम तुकी के मंत्रियों और राज्यपाल के बीच तीखी झड़प हुई। बाद में राज्यपाल की सिफारिश पर तुकी सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और फिर कांग्रेस के बागी विधायकों ने अलग पार्टी बना ली। 19 फरवरी 2016 को कांग्रेस के बागियों ने कालीखो पुल की अगुवाई में सरकार बनाई, जिसे बीजेपी ने भी समर्थन दे रखा है। राज्यपाल के फैसले को अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन स्पीकर नबाम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर संवैधानिक पीठ में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताया और नबाम तुकी सरकार को बहाल कर दिया। फिलहाल नबाम तुकी विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के पास अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 15 विधायक बचे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉन्स्टिट्यूशनल रूल फ्रेम को अपहोल्ड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहोल्ड किया है, गवर्नर का मैसेज और डायरेक्शन क्वॉश किया है, स्टेटस को एंटी गवर्नमेंट की रिस्टोर की है। ये कंप्लीटली ऐतिहासिक है। ये सब प्रक्रिया जो इलीगल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वॉश कर दिया है, सेटिसाइड कर दिया है और विधिवत गवर्नमेंट जो 15 दिसंबर को थी उसको रिस्टोर करने का एक प्रकार से ऑर्डर दिया। जो भी फैसला हुआ ये बहुत हिस्टोरिक फैसला हुआ है और ये डेमोक्रेसी का जीत हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया गया है और हमारा अरुणाचल लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उस निर्णय की प्रति अभी हमें नहीं मिली है। उस प्रति के व्यापक अध्ययन करने के बाद हमारी ओर से सुविस्तारित टिप्पणी की जाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार, खास तौर से आदरणीय मोदी जी को भी एक करारा जवाब है, जिन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराने का एक कुत्सित षड्यंत्र किया, जिन्होंने आयाराम गयाराम की एक नई व्याख्या हमारी देश की राजनीति में की, पहले उत्तराखंड में और फिर अरुणाचल में। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर मोदी सरकार को बताया है कि मोदी जी आप कितने भी बड़े हों, प्रजातंत्र आपसे बहुत बड़ा है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट को से इतना जबरदस्त तमाचा लगा है मोदी सरकार को, पहले उत्तराखंड में और अब अरुणाचल प्रदेश में। मुझे लगता है कि वो इससे सबक लेंगे मोदी जी और देश में जनतंत्र को, संविधान को इज्जत करेंगे, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों की इज्जत करेंगे और दिल्ली में भी अब सरकार को चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ठाकुर साहब ने कहा कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार राजधर्म का पालन नहीं कर रही है। सबसे बड़ा शिक्षा मोदी सरकार को, मोदी सहित सबको इस्तीफा देना है और ये न्यायपालिका से कन्फ्रंटेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसको सब ऑनर करना है और जहां तक संख्या का सवाल है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी दल का क्या संख्या है, कितना उसका संख्या और उसका किसके पक्ष में है, ये सब तो असेंबली के जो फ्लोर होते हैं वही टेस्ट होते हैं। हम लोग बाहर में बैठ करके इस पे टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। तो सवाल यहां पर बड़ा है कि अब ऐसे में क्या होगा। नबाम तुकी के पास बहुमत नहीं है, उनके पास कम विधायक है, बहुमत से काफी कम विधायक है। ऐसे में वो सरकार कैसे चलाएंगे? उनकी सरकार भले से बहाल कर दी गई हो और पुरानी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसका क्या होगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा जी, हमारे साथ हैं कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी जी, अमरेंद्र शरण जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा श्रीकांत जी, क्या ये बीजेपी सरकार की या एनडीए सरकार की नैतिक हार नहीं है?
देखिए दीपक जी, अरुणाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तो बहुमत नहीं है, ना हमारी सरकार है। वहां कांग्रेस की सरकार थी, नवाम तुकी वहां के मुख्यमंत्री हैं। अब करप्शन जब वहां हो रहा है, कांग्रेस का एक धड़ा सरकार से अलग होता है, 21 एमएलए अलग होते हैं, गवर्नर को जाकर चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि हमारा इस भ्रष्टाचारी सरकार को समर्थन नहीं है, हम अलग हैं सरकार से, और वो आग्रह करते हैं। और वहां गवर्नर का काम है कि कोई अगर सरकार असंवैधानिक तरीके से चल रही है और कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसको रोका जाए, क्योंकि संवैधानिक पद पर गवर्नर होते हैं, संवैधानिक पद है। और ये घटनाक्रम वहां हुआ, उसके बाद संवैधानिक संकट वहां पैदा हुआ। तो आज कोर्ट में भी जो पार्टी है वो कांग्रेस के दो ग्रुप हैं, एक कांग्रेस का बागी ग्रुप है और एक जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे वहां के मुख्यमंत्री वो हैं, और एक गवर्नर है, और केंद्र के ऊपर इस पूरे आरोप को थोपने की कोशिश हो रही है। तो एक कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है, कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, इसलिए कांग्रेस को जनता ने बहुत पहले छोड़ा और कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर भगदड़ है, कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, और उस पर कांग्रेस हमको लेक्चर देने की कोशिश कर रही है। जहां तक कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट के फैसले में अगर मैं कहूं कि मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कोर्ट का फैसला बड़ा विचित्र फैसला है। कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर आप देखें, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे, एक विधिवत रूप से उस पर प्रतिक्रिया भी आएगी, लेकिन अभी तक अगर आपको लगता है पहली दृष्टि में, तो जिस व्यक्ति के पास, जो नवाब तुकी, उसके पास बहुमत नहीं है, कोर्ट कह रहा है कि उसको सत्ता दे दो, और जो व्यक्ति सत्ता में है, जो बहुमत हासिल कर चुका है, कालिको पुल, उसको कोर्ट कह रहा है कि आप विपक्ष में बैठो। तो ये बड़ा विचित्र फैसला है। मुझे लगता है कि एक यक्ष सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा या लोकतंत्र कमजोर होगा। तो बड़ा सवाल यहां भी है। कोर्ट के फैसले पहले भी आए हैं, 2010 और 11 में कोर्ट का फैसला आया था कर्नाटक को लेकर, जहां बीजेपी के बागी विधायकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। लेकिन वहीं उत्तराखंड का फैसला आया जिसमें कांग्रेस के बागी विधायकों को वोट नहीं देने दिया गया, और अब यह फैसला आया है जहां बहुमत में जो सरकार चला रहा है व्यक्ति, कालिको पुल, उसको कहा जा रहा है कि आप सत्ता से हट जाइए, और जो अकेला व्यक्ति है जिसके पास बहुमत नहीं है, 14-15 विधायक हैं, उसको कहा जा रहा है आप सत्ता में आ जाइए। तो ठीक है, कोर्ट का फैसला है, हम उसको डिसऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये भी है, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों के जहन में ये भी सवाल हैं। बिल्कुल, मैं नैतिकता पर आऊंगा। मैंने सवाल उठाया था कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी केंद्र की, क्योंकि राज्यपाल जो भी कार्रवाई करता है, अगर वहां राष्ट्रपति शासन भी लगता है तो केंद्र की संस्तुति पर लगता है। मैं श्रीकांत जी आपके पास तुरंत आऊंगा इस सवाल के जवाब के लिए, लेकिन प्रियंका जी को जोड़ूंगा। प्रियंका जी, आप मुझे ये बताइए कि नवाब तुकी को वाकई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप आइए, वहां पर सरकार बनाइए और पुरानी स्थिति को बहाल किया जाए, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि प्रजातंत्र तो बहुमत पर चलता है, वो बहुमत मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी, जिन जिन मुद्दों पे श्रीकांत शर्मा ने बात किया है, जो अब तक की हकीकत है, जिस तरीके से राज्यपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर गैर संवैधानिक काम किए, जहां पे उन्होंने असेंबली सेशन एडवांस करने की कोशिश की, जहां पे उन्होंने डिप्यूटी स्पीकर के साथ मिलकर 14 एमएलएस को सस्पेंड करवाया, जहां पे उन्होंने बागी एमएलए से काम करवाया और सरकार को बर्खास्त किया और प्रेसिडेंट रूल आकर जनवरी में लगवाया। ये पहले गैर संवैधानिक जो तौर तरीके का इस्तेमाल हुआ है, और पूरी सहमति के साथ जो हमने उत्तराखंड में देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में सरकार है, जो उन्होंने उत्तराखंड में किया, वही पहले शुरुआत उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में की थी। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने, पांचों ने मिलकर इस ऑर्डर को खारिज किया है और सेट असाइड किया है। आज उनपे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। 5 जजेस जिन्होंने ये डिसीजन दिया है, उनपे श्रीकांत शर्मा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आज जो उनको मुंह पे करारा जवाब मिला है, उनको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से वो जजमेंट पे सवाल उठ खड़े कर रहे हैं। बहुत ही दुखदजनक है और आपत्तिजनक है। और अगर बात रही फ्लोर टेस्ट की, फ्लोर टेस्ट भी हमारे जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने एक होटल में, ये जो बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, फ्लोर टेस्ट हुआ है, एक होटल के बार रूम में जाकर आप अगर फ्लोर टेस्ट करते हैं, किस तरीके से वो संवैधानिक फ्लोर टेस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी, वहां के राज्यपाल,
सबका जवाब दिया है, प्रेसिडेंट्स रूल पे भी जवाब दिया है। मैं उनसे विनम्रता से कहूंगी, श्रीकांत शर्मा से, आज थोड़े हिले हुए लग रहे हैं और शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी हिली रुली लग रही है। दूसरी बार ये जवाब मिला है सुप्रीम कोर्ट से कि जरा वो कोर्ट ऑर्डर पढ़ें और समझें कि क्यों इस तरीके का ऑर्डर आया है और आने वाले समय में इस तरीके के गैर संवैधानिक काम सेंटर के सपोर्ट के साथ और गवर्नर जो उनका अपॉइंटेड है उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे तो थैंक गॉड फॉर जुडिशरी कि ऐसी चीजों पे वो रोक भी लगाएगी। श्रीकांत जी, आप बताइए, सीधा आप पर है कि जो कुछ हुआ है केंद्र की मिली भगत से हुआ है, क्योंकि केंद्र की सलाह के बिना या केंद्र के कहने पर, अफसोस कि श्रीकांत जी का हमारे साथ कनेक्टिविटी टूट गया है। मैं अवधेश जी के पास जाता हूं, फिर मैं श्रीकांत जी के पास जाने की कोशिश करूंगा जैसे ही वो जुड़ेंगे। अवधेश जी, मुझे आप बताइए, आपको नहीं लगता कि ये जजमेंट एक प्रेसिडेंट तो खड़ा करता है लेकिन साथ में सवाल भी उठाता है? देखिए दीपक जी, ये भारत के इतिहास में पहली क्या वाकई सवाल उठाता है? श्रीकांत जी आ गए, मैं उनसे जवाब ले लूं फिर आपके पास आता हूं। श्रीकांत जी, जवाब, क्या वाकई में जजमेंट सवाल खड़ा करता है, या जो मुख्य सवाल है कि क्या केंद्र ने संविधान की रक्षा की, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की, उससे परे देखता है? टीवी पे भी आ रहा है, आपका फोन कट गया है। फोन भी कट गया, पैच भी कट गया, पैच भी नंबर लगता है श्रीकांत जी का टेलीफोन कट गया। अवधेश जी, फिर मैं आपसे जुड़ता हूं। देखिए, मैं एक तो पहली बात समझने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये पहली बार का हुआ है भारत में कि किसी सरकार को हटा के और पुरानी सरकार को बहाल करो। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पहले नहीं दिया था, तो इस मामले में ये तो अप्रत्याशित है और ये पहली घटना है, तो जाहिर है एक असाधारण है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिए हैं बार बार, जिनको आपने सुनाया है। उसमें मुख्य 5 तर्क उनके हैं। पहला तर्क यह है कि 9 दिसंबर, जो 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल होगी, क्योंकि और उसके बाद जो आप प्रश्न उठा रहे थे, सारे इस बीच के फैसले उसने रद्द कर दिए हैं। दूसरा, उसने कहा है कि जो सत्र 14 जनवरी 2016 को बुलाना था, वो 16 जनवरी 2015 के पहले खत्म करने का जो आदेश है, वो आर्टिकल 163 का उल्लंघन है। फिर उसने बताया है कि 16 से 18 दिसंबर 2015 तक जो छठी सेशन की कार्यवाही के लिए गवर्नर ने जो आदेश दिया, वह भी धारा 163 का उल्लंघन है। तो उसमें और अंत में बेंच ने कहा कि तीनों फैसलों के देखते हुए हम प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल करने का आदेश देते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश पर उच्चतम न्यायालय का फैसला या इसके पहले उत्तराखंड का फैसला केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट की तरह काम न करें, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यपाल केंद्र की एजेंट की तरह काम कर रहे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। लेकिन यह बात श्रीकांत शर्मा की यह बात बिल्कुल सही है और यह सच है कि ये कांग्रेस के अपने आंतरिक कलह से समस्या शुरू हुई 16 दिसंबर को। अगर कांग्रेस में फूट नहीं हुई होती तो ये समस्या खड़ी नहीं होती। कांग्रेस में एक गुट बन गया जो कि नवाम तुकी पर आरोप लगाता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आप भ्रष्टाचार कम करिए, और राहुल गांधी से मिलने आए, उनसे लोग नहीं मिला। उसके बाद उन लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता भंग की, फिर वो सील कर दिया विधानसभा को। उसके बाद इन लोगों ने होटल में किया। तो ये पूरी स्थिति जो पैदा हुई उसका कारण वही था। सवाल यही पूछा जा रहा है। हाँ। मैं आऊंगा आपके पास और सवाल मैं यही पूछता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि कांग्रेस के अंदरूनी संकट में श्रीकांत जी, राज्यपाल और केंद्र सरकार पार्टी कैसे बन गई? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि राज्यपाल और केंद्र सरकार कैसे पार्टी बन गई, और राज्यपाल का मतलब अपरोक्ष रूप से केंद्र सरकार हो गया। देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहले तो अपने जो कांग्रेस की हमारी मित्र हैं, मैं जो कांग्रेस सुबह से लगातार जो लोकतंत्र पर और प्रजातंत्र पर जो लेक्चर कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी अपना आत्मचिंतन करे, अपने आप को थोड़ा आईने में देखे कि कांग्रेस ने धारा 356 का दुरुपयोग लगभग 100 से ज्यादा बार किया है। तो अलोकतांत्रिक कांग्रेस, अनैतिक कांग्रेस, हमें लोकतंत्र का पाठ ना पड़ा है। दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी प्रवक्ता के ऊपर नहीं करता हूं कि कौन हिला हुआ है या कौन हिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस करप्शन की जननी है। कांग्रेस को जनता बहुत पहले छोड़ चुकी है। मुझे यह बताइए कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार पर चुप क्यों रहते हैं? हिमाचल के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर है, जांच चल रही है, लेकिन सत्ता में है। आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीधे सीधे दलाली की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे विधायकों को 5 करोड़ में खरीद रहे हैं।
उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? अभी इनके जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री नवाब तुकी जो थे, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले थे। मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक लेमैन के माध्यम से, एक सिटीजन के माध्यम से ये पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर सत्ताधारी कांग्रेस का एक दल सत्ता से अलग होता है, 18 और 21 एमएलए गवर्नर को जाकर अप्रोच करते हैं कि हम इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के साथ नहीं है, तो हमारा आग्रह है कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए मुख्यमंत्री को कहिए। और मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाता है, 6 महीने के अंदर आपको फ्लोर टेस्ट तो बुलाना चाहिए, लेकिन नहीं बुलाते। अहंकार में आप बिना बहुमत के सरकार चलाना चाहते हैं, इसीलिए ये संवैधानिक संकट पैदा हुआ। और आज वो सारे लोग जो कांग्रेस के कहीं न कहीं समर्थक रहे हैं अलग अलग चुनावों में, आज वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो बिल्कुल निहायती अलोकतांत्रिक है। तो मेरा यह मानना है कि कोर्ट का जो फैसला है वो सिर माथे है, लेकिन वो सवाल भी खड़े कर रहा है। और प्रियंका जी कह रही थी कि मैं कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा रहा हूं। अरे आप तो पार्लियामेंट का जो मुख्य आरोपी था, जो हमलावर था, उसको भी चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि अफजल गुरु के साथ न्याय नहीं हुआ। आप तो जो फांसी दे चुका है कोर्ट, राष्ट्रपति फांसी पर साइन कर चुके हैं, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। आप तो मुंबई के हमलावर के भी फेवर में रात को 3 बजे आपके लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो आपको मॉरल राइट नहीं है इस तरह की बातें करने का। थोड़ा आत्मचिंतन करो और होमवर्क भी करो। नहीं श्रीकांत जी, यहाँ पर जो मूल सवाल है उसका जवाब नहीं दिया आपने। सवाल ये उठा कि आपने खुद ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना था, तो फ्लोर टेस्ट के लिए तो राज्यपाल जी बुलाएंगे ना, राज्यपाल जी ने वैसा किया ही नहीं। नहीं, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन अहंकार में जो नवाब तुकी हैं वो फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाना चाहते थे, सत्र नहीं बुलाना चाहते थे, बल्कि वो तो गवर्नर हाउस का घेराव कर रहे थे। गवर्नर हाउस को घेर के रखा हुआ था। और जिस तरह से आपके पास विजुअल्स आएंगे, गवर्नर के साथ किस तरीके से बदतमीजी वो लोग कर रहे थे। तो जो संविधान है उसकी अवहेलना कांग्रेस कर रही है। वो ठीक है कि आज कोर्ट का फैसला आया है, उसमें भी जो पार्टी है कोर्ट में निश्चित रूप से वो भी अपनी अपील करेगी, उसका भी आगे इंतजार करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण है, और संख्या बल में जो नवाब तुकी हैं, जो कांग्रेस के हैं और जो कांग्रेस के बागी हैं, उनके पास वहां पर संख्या बल है। फ्लोर टेस्ट उनके पक्ष में है। तो अभी देखिए आगे क्या स्थिति बनती है। एक मिनट मैं प्रियंका को लूँ उससे पहले मैं एक क्लेरिफाई करना चाहता हूं श्रीकांत जी। जो आपने कहा कि गवर्नर के साथ बदतमीजी हुई, बिल्कुल बदतमीजी हुई, वो विशेष सत्र के बाद की बात है। और साथ में जो आपने कहा कि घेराव हो रहा था, वो भी मेरे ख्याल से विशेष सत्र के आसपास ही था। शुरू में यही सवाल उठते रहे राजखोवा जी पर, ऑनरेबल गवर्नर पर, कि आखिरकार उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए तुरंत फुरत क्यों नहीं कहा। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उससे पहले मैं अमरेंद्र शरण जी के पास जाऊंगा। अमरेंद्र शरण जी, बाकी सब मुझे डिसीजन समझ आ गया, मुझे ये बताइए कि पिछले साल के बजट को कैसे आप सेट असाइड करेंगे? क्या राज्य सरकार ने अब तक जो काम कर लिए हैं उसको किस तरह से 15 दिसंबर के स्टेटस को पर ले जाया जाएगा? इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या इसका कोई रास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है? देखिए, एक प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का डॉक्ट्रिन होता है जिसको अडॉप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन 15 दिसंबर के पहले की स्थिति को बरकरार करना इसलिए आवश्यक था कि जो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं, उसका अतिक्रमण करते हुए उन्होंने आदेश दिया। और इस आदेश को आवश्यक था कि सीधा किया जाए। कोई राज्यपाल इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हम लोग इसका इतना सम्मान करते हैं, वो अगर संविधान के विरुद्ध जाएंगे तो कैसे चलेगा देश का काम? तो उनका आचरण बिल्कुल संविधान के विरुद्ध था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको संविधान विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए था, उनका आदेश संविधान के विरुद्ध था, इसलिए संविधान के सम्मत आदेश होना चाहिए। इसको देखते हुए 15 दिसंबर के पहले की स्थिति को सरकार को बरकरार किया जाए। अगर वहां पर जो बजट पास हो चुका, वहां के असेंबली में, और जो अभी सरकार ने निर्णय ले लिया, अब नई सरकार आई है, वो दोबारा उस पर विचार करेगी। अगर वो उसको करना चाहे तो रखेगी, अगर कोई निर्णय को वापस बदला जा सकता हो तो उसको बदला जाएगा। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है जो बाद में होगी। आज के दिन तो सरकार को पुनः बहाल किया गया है, और ये ज्यादातर राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के बारे में निर्णय है। इसका मैंने तो कहीं उसमें निर्णय में ये नहीं देखा कि कोई सेंटर के ऊपर बहुत आक्षेप लगाया गया हो,
या सेंटर के बारे में कुछ उसमें कमेंट हो, उन्होंने राज्यपाल के अधिकारों की विवेचना की है और कहा कि राज्यपाल ने जो निर्णय लिए ये संविधान के विरुद्ध थे। तो इसलिए 15 दिसंबर की स्थिति को बरकरार करना होगा। इसके बाद क्या स्थिति होगी, ये इस सरकार को बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो बाद में देखा जाएगा। चलिए, यही सवाल मैं प्रियंका जी से लेता हूं, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। प्रियंका जी, श्रीकांत जी ने जो कहा बिल्कुल साफ कहा, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि जो तुकी साहब है, नबाम तुकी साहब, उनके पास तो बहुमत है नहीं, तो क्या कांग्रेस ऐसे में वहां पर सरकार बनाएगी या कोई दूसरा व्यू लेगी जिसपे कहेगी कि बहुमत जी आज हमारे पास नहीं है, हम आगे किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे, इस पर विचार करेंगे, उसके बाद सरकार बनाने के लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का अब सरकार बनाने को लेकर अरुणाचल प्रदेश में क्या स्टैंड है? सबसे पहले इसका जवाब मैं जरूर दूंगी, पर श्रीकांत शर्मा जी को जवाब बहुत जरूरी है। जब मैंने मतलब भारतीय जनता पार्टी से था, ना कि श्रीकांत शर्मा स्पेसिफिकली। आप पार्टी को रिप्रेजेंट करें, मैं पार्टी के तरफ मेरी टिप्पणी है, ना कि आपकी तरफ। सबसे पहले दूसरी आपने बात की करप्शन के, करप्शन बहुत याद दिलाती है एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने। प्रियंका, अफसोस मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज लगातार ब्रेक हो रही है। मैं ब्रेक के बाद तो तुरंत आपके बाद लौटता हूं, आपका कनेक्शन तब तक ठीक कराता हूं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और हम बात करेंगे कि क्या राज्यपाल ने वाकई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह काम किया और क्या सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद राज्यपाल को अपने पद पर रहना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको कि पहली बार हुआ है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकार को फिर से बहाल कर दिया है जिसका डिस्प्यूट जो है पॉलिटिकल रीजन से हुआ हो, पॉलिटिकल रीजन के चलते वहां मुख्यमंत्री बदला गया हो, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हो और फिर एक नई सरकार आई हो। कुछ विधायकों को, जो सत्ताधारी पार्टी थी कांग्रेस, उसको तोड़ के कुछ एक विधायकों ने नया गुट बनाया हो और फिर उनकी सरकार बनी हो। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की सरकार को बर्खास्त हुई सरकार को या पद से हटी सरकार को बहाल किया है, जो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है जिस पर हम बात कर रहे हैं। और क्या फैसला रद्द होना यह साबित करता है कि जो कानूनी सलाह दी गई थी या ली गई थी उसमें कोई कमी थी। मैं प्रियंका जी ब्रेक से पहले भी आपसे पूछ रहा था कि क्या करेगी पार्टी, अब क्या स्टैंड होगा, क्या अल्पमत वाले नबाम तुकी वहां पर मुख्यमंत्री बनने जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात सुनी, मेरे पॉलिटिकल पॉइंट को प्रूव कर दिया, लेकिन मेरे पास चूंकि बहुमत नहीं है अब मैं नहीं बैठ सकता मुख्यमंत्री के तौर पे, परिस्थितियां जो भी रही हो। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जहां तक हमारी सरकार की बात है या कांग्रेस पार्टी की बात है, जो भी संवैधानिक तरीके होंगे, अगर फ्लोर टेस्ट करना है वो असेंबली में होगा, ना कि किसी होटल बाररूम में जो हमारे राज्यपाल ने, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने काम करवाया था, उधर नहीं होगा। असेंबली में होगा और फ्लोर टेस्ट करेंगे और जो भी संवैधानिक तौर तरीके हैं उसका सम्मान करते हुए, अगर हम फ्लोर टेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसका सम्मान करते हुए हम जाएंगे। अगर हमने डिसीजन ये लिया कि हमें एक फ्रेश इलेक्शंस करने हैं, वो भी हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमें डिसीजन लेने का हमारा अधिकार है। तो जो भी चीजें होंगी एक संवैधानिक तौर तरीके से होंगी, ना कि गैर संवैधानिक तौर तरीके से। जो सेंटर ने, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचाने की कोशिश की थी वो काम हम करेंगे नहीं। जो षड्यंत्र रचाने की कोशिश की थी वो काम हम करेंगे नहीं। और प्लीज मुझे आज उनका श्रीकांत शर्मा जी का जवाब देने दीजिए, जहां पे उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया था। करप्शन की बात अगर ये कम ही करें तो ठीक है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज उन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं जिनके नाम भ्रष्टाचार में आ रहे हैं। टेलीकॉम कंपनीज रही हो कि किस तरीके से टेलीकॉम कंपनीज का बचाव हो रहा है, या किस तरीके से एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के जो फाइन्स हैं वो हटाए जा रहे हैं। या उनसे पूछूं, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो गुजरात की चीफ मिनिस्टर ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या काम किए वो जानते हैं। राजस्थान में कैसे उनके बेटे को सपोर्ट मिला है वो जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कैसे उनके बेटे सपोर्ट से काम कर रहे हैं वो हम जानते हैं।
और रही मध्य प्रदेश की बात, अगर वेपन्स कैंप की बात करें तो वो भी सबके सामने खुला, कोई सीक्रेट नहीं है। तो अगर वो करप्शन की बात कम ही करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो जब मैं बोल रही हूँ खिशानपट आज दिख रही है, अरे श्रीकांत जी आपके मुंह पे नहीं बात कर रही हूँ, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी में जो साम सुगा है डिसीजन के बाद, और ये दूसरी बार ऐसा डिसीजन हुआ है जहां पे आपका जो आप लोगों ने गैर संवैधानिक काम करने की कोशिश की है, अनइलेक्टेड और बैकडोर एंट्री करने की कोशिश की है, अरुणाचल हो या उत्तराखंड हो। और उत्तराखंड में भी बात बता दें, उत्तराखंड में भी हम से सवाल पूछे गए थे कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए हमारे पास लोग हैं या नहीं है, हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। वहां पे भी हम फ्लोर टेस्ट जीते और हमारी सरकार चल रही है। और अरुणाचल प्रदेश में भी जो भी संवैधानिक तौर तरीके होंगे उसका हम नियम पालन करेंगे और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं बन पा रही है ना, यही सवाल मैं पूछ रहा था। खैर आप सीधा जवाब नहीं देनी चाह रही है, हर राजनीतिक पार्टी को अधिकार है अपनी बात को अपने ढंग से कहने का। लेकिन श्रीकांत शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राज्यपाल को केंद्र के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए था। उनको ये भी लगता है कि राज्यपाल का आचरण संविधान के विरुद्ध था, उनको मंत्रिपरिषद की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना था। तो यानी एक तरह से उन्होंने इंडिकेट किया है कि केंद्र सरकार राज्यपाल से गैर संवैधानिक काम करवा रही थी या करने को मजबूर कर रही थी। दीपक जी, मुझे कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, जैसा मैंने पहले कहा आपसे, लेकिन एक तकनीकी प्ली के कारण आप इस तरह का फैसला दे रहे हैं जिससे जो नवाब तुकी है उसके पास 14-15 एमएलए हैं। आप 14-15 एमएलए वालों को कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो क्या होगा? वहां विधायकों की खरीद फरोख्त होगी। तो जो कांग्रेस ने करप्शन किया है, जो वीआईपी चॉपर स्कैम में जो पैसे लिए हैं दलाली के, और जो नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का जो घोटाला किया है, तो ये उन पैसे से कहीं ना कहीं विधायकों को खरीदने का काम करेंगे। तो कांग्रेस करप्शन पर लेक्चर देती है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, उनके खिलाफ तो एफआईआर है, जांच हो रही है। आपके मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जो सीधे सीधे कैमरे पर 5 करोड़ की बोली लगा रहे अपने विधायकों की। तो मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं दीपक जी, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण कांग्रेस के मित्रों की तरह नहीं दे रहा हूं। तो तथ्यों पर बात करिए, कितने सारे स्कैम आपने किए। और अरुणाचल में भी घोटाला था, इसीलिए कांग्रेस में बगावत हुई, क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व से लोग मुक्ति चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस के चुने हुए विधायक कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं, अलग दल बना रहे हैं। अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ना ही हम सरकार का हिस्सा है। तो कांग्रेस उल्टा चोर फुटपाल को डांटे और चोर मचाए शोर। भारतीय जनता पार्टी के लिए चोर मचाए शोर नहीं है। कोई सीख और सबक इन दो फैसलों में, उत्तराखंड और आज के फैसले में, आपके लिए है कि नहीं है? अवधेश जी, आप पत्रकार हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अरुणाचल के अंदर आप कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का एक ग्रुप बागी हुआ, 21 एमएलए लेकर वो अलग हुए और उन्होंने गवर्नर साहब को कहा कि भाई इस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ हम नहीं हैं। और लगातार गवर्नर साहब आग्रह करते रहे कि वे सत्र बुलाइए, वो नहीं बुलाए। तो उन्होंने सत्र बुलाने के लिए आग्रह किया मुख्यमंत्री को, जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को करना चाहिए, वो किया। और अल्टीमेटली आज जो परिस्थिति है, तो गवर्नर का फैसला अगर आप देखें, असेंबली में देखें, तो सही साबित होता है। तुकी साहब के पास बहुमत नहीं है और कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 दिसंबर के पहले के हालात को आप बिल्कुल बरकरार रखिए। मैं मानता हूं कि जो वास्तविकता है बिल्कुल उसके उलट है। आज वहां बहुमत तुकी साहब के पास नहीं है, बहुमत आज वहां कल को पुल के पास है। और ये जो फैसला है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इससे विधायकों की खरीद फरोख्त होगी, जिस तरह से उत्तराखंड में उन्होंने की थी। प्रियंका जी, आप ये वादा करती हैं या ये दावा करती हैं कि कोई विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होगी? क्योंकि अगर आपको बहुमत चाहिए तो आपको अतिरिक्त विधायक चाहिए जरूर। देखिए खरीद फरोख्त का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया अरुणाचल प्रदेश में। उन्होंने पैसों के बल पे जो काम करने की कोशिश की है, वो भारतीय जनता पार्टी के काम रहे हैं, कारनामे रहे हैं और उनका इतिहास गवाह है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर जो गलत बात श्रीकांत शर्मा जी कह रहे हैं आपके चैनल पे,
उस पर जरूर टिप्पणी देना चाहूंगी कि बहुत क्लियरली गवर्नर से पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका सत्र डिसाइड हुआ था जनवरी में होगा। गवर्नर ने उसको हटाकर उन्होंने उसको 1 महीने पहले एडवांस किया दिसंबर में, जो उनके अधिकार क्षेत्र से हटकर है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है। शायद उनके समझ में नहीं आ रही है श्रीकांत शर्मा के, या वो चाहते हुए भी सच नहीं बोल पा रहे हैं। मैं उनकी दुविधा समझ सकती हूँ। आज बहुत दिल पे दुखी होकर आज ये आकर डिफेंड कर रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ। तो ये कहते हुए बस यही कहूंगी, आज हर एक सवाल का जवाब जो बार बार श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं, उसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच टीम ने दिया है। तो उसको वो आराम से पढ़ लें, भले ही उनको 2 दिन लगे समझने में, उसको समझ लें। रही बात खरीद फरोख्त की, मैंने उसका जवाब दे दिया है। रही बात फ्लो टेस्ट की, उत्तराखंड पे भी हम पे ये सवाल उठाए गए थे कि हम फ्लो टेस्ट प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड और आपकी सिचुएशन में अंतर है प्रियंका जी। बच्चा इतना पॉलिटिक्स जानता है, वो उत्तराखंड और अरुणाचल वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। और जैसे मैंने कहा जो चीज हमारे अधिकार क्षेत्र में बनेगी, जो चीज हमें जिम्मेदारी दी गई है संवैधानिक तरीके से, उसका हम पालन करेंगे और सारे नियम कानून का पालन करेंगे। और उसके चलते हुए जो भी डिसीजन हम लेंगे, अब 1-2 दिन की बात है, आज का डिस्कशन ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से क्या भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी जी को सबसे बड़ा जवाब मिला है। मोदी जी जो बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, आज उन्होंने दिखा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया या उन पे प्रेशर बना दिया कि जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात भी करते हो उसका पालन भी करो। उसका जवाब आज प्रधानमंत्री को मिला है। उनको भी टिप्पणी करने, उन पे को भी गौर फरमाने की जरूरत है, उनको भी सोचने की जरूरत है कि कहाँ 280 सीट के बावजूद कहाँ अपने अधिकार अरुणाचल में बांध कर रखना चाहता। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात कही, मैं इसको सिर्फ अरुणाचल में बांध के रखना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके बाद गवर्नर बड़े रूल बुक हो जाएंगे, क्योंकि आज तक हर इंसान जानता है कि एक गवर्नर के पद पे जो होता है व्यक्ति, उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की 70-80 के दशक की बात हो, 90 के दशक की बात हो, या उसके बाद की सरकारें रही, सभी ने किया है। देखिए दीपक जी, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए बहुत सोच के टिप्पणी करनी पड़ती है। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में अफजल के किलिंग को लोग जुडिशियल किलिंग भी कर रहे हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, वो तो देशभक्त हैं। तो इसलिए कुछ बोला है। देखिए इसमें जो आज का ये फैसला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है, और उसका जवाब जितना फैसला हमने देखा है, पढ़ा है, उसमें नहीं मिल रहा है। अगर किसी भी प्रदेश में, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आप पूछ रहे हैं, अगर किसी प्रदेश में यह स्थिति पैदा हो जाए कि सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाए, मुख्यमंत्री बहुमत खो दे, एक वर्ग अपना बहुमत लेकर राज्यपाल के पास चला जाए, तो राज्यपाल क्या करेगा उस समय? सवाल तो यह उठता है। 163 और 174 की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो फ्लोर टेस्ट इसने भी एक प्रकार से फ्लोर टेस्ट कराया इस राज्यपाल ने। फ्लोर टेस्ट का जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड प्रियंका जी, देखिए ये जो कहा जा रहा है ना कि यह होटल में हो सकता है, देखिए 174 कॉन्स्टिट्यूशन की धारा साफ कहती है कि गवर्नर लेजिस्लेचर मतलब स्टेट असेंबली की बैठक किसी भी जगह पर और किसी भी समय पर जहां चाहे बुला सकते हैं। ये नहीं है कि वो विधानसभा में ही बुलाया जाए। तो मैं इससे तो सहमत नहीं होता हूं कि अगर विधानसभा सील है तो कहीं बाहर हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने सेशन बुलाया था वो विधानसभा अध्यक्ष को हटाए जाने के मुद्दे पर बुलाया था। बाय वर्च्यू उससे स्थिति ये हो गई कि आपको डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों 2 भाग में बंट जाए। जो समस्या मैं बता रहा हूं, डिप्टी स्पीकर दोनों 2 भाग में बंट जाए। स्पीकर सदस्यता खारिज कर दे, डिप्टी स्पीकर सदस्य बहाल कर दे, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति होगी कि नहीं होगी? तो आगे की सरकारों के लिए मैं श्रीकांत जी से पूछ रहा था कि सबक और सीख क्या है इसमें। सब अब आगे की सरकारों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो और गवर्नर रिपोर्ट दे तो वो करे तो क्या करे? अमरेंद्र शरण जी बताइए, ऐसी सिचुएशन में अब गवर्नर क्या करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, 100% का सवाल है। प्रियंका जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, कंक्लूड आप दोनों से ही करूंगा। अगर आप एक पार्टी के सिंबल से जीत के आए हैं तो आपको उस पार्टी का निर्णय मानना पड़ेगा। और जो विधायक ये कहता है कि मैं चुनी हुई सरकार के अपने बहुमत के मुख्यमंत्री के खिलाफ जाता हूं, उसकी सदस्यता तो तुरंत समाप्त होनी चाहिए। ये
10 शेड्यूल के हिसाब से पहले ही डिफेक्शन को ये अट्रैक्ट करता है। संवैधानिक रूप से तो ऐसे आदमी की सदस्यता को तुरंत समाप्त करके उसके बाद फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो ये आया है कि अगर अध्यक्ष के ऊपर, स्पीकर के ऊपर कोई नो कॉन्फिडेंस का मोशन हो तो वो निर्णय नहीं ले सकते किसी की सदस्यता खत्म करने का। इसमें अब स्थिति ये भी हो सकती है कि अगर किसी पार्टी ने दूसरे पार्टी के एमएलए को फोड़ दिया तो उसके खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। इस पे कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये स्थिति यहाँ पर इतनी साफ है कि 26 लोग चाहते थे कि ये सरकार रहे, 21 एमएलए चाहते थे कि ये सरकार नहीं रहे। ये 21 एमएलए अगर दूसरे पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन एक्ट में इनका तुरंत सदस्यता खत्म होना चाहिए था। ये तो एंटी डिफेक्शन के कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है, एक तरह से संविधान के विरुद्ध काम किया जा रहा है। मेरा अपना ये मानना है, आप एक पार्टी के सिंबल से जीत के आए, एक आइडियोलॉजी से जीत के आए, अब आपको उसी में रहना चाहिए, आपको अलग नहीं हटना चाहिए। अलग हटना आप रिजाइन कर दीजिए, दोबारा इलेक्शन लड़िए। चलिए, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, श्रीकांत जी और प्रियंका चतुर्वेदी जी, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करेंगे कि क्या राज्यपाल को ऐसे में अपने पद पर बने रहने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि राज्यपाल का आचरण संविधान के विरुद्ध है और उन्होंने उस तरह के कदम नहीं उठाए जो पद की गरिमा के अनुरूप उनको उठाने चाहिए थे। श्रीकांत शर्मा जी, क्या ऐसे में आप रूलिंग पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन होने के नाते आपको लगता है कि राज्यपाल के इस्तीफे तक भी बात जाती है? क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां साफ साफ ये मांग कर रही हैं कि राज्यपाल को अपने पद से अब तुरंत हट जाना चाहिए। मैं अभी आपका जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा, लेकिन अमरेंद्र शरण जी अभी कुछ कह रहे थे, मैं उस पर थोड़ा सा एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि 2010 और 2011 में जो बीजेपी के बागी विधायक थे कर्नाटक में, जो बीजेपी के सिंबल से जीत कर आए थे और वो बागी हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट का यही सुप्रीम कोर्ट था, इसी का फैसला था कि उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। मैं कोई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा वास्तविकता बताने की कोशिश कर रहा हूं। और वही सुप्रीम कोर्ट है जो उत्तराखंड में फैसला करती है कि जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं उनको वोट नहीं दिया जाए। मेरा किसी भी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है जो आप मुझे बता रहे हैं, ये एक वास्तविकता जो आपने बताई, एक पक्ष, दूसरा पक्ष मैं भी बता रहा हूं। और तीसरा पक्ष जो आज आया है, इससे एक ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आप सरकार आपको सत्ता आपको दी जाए जिसके पास सिर्फ 14-15 विधायक हैं। तो मेरा मानना है कि मैं कोई फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह के फैसले से वहां पर खरीद फरोख्त होगी, क्योंकि जिसके पास बहुमत नहीं उसको कहा जा रहा है बहुमत में आओ, और जो मेजोरिटी सब प्रूव कर चुका है उस आदमी को कहा जा रहा है कि आप सत्ता से बेदखल हो जाओ। जहां तक आपने सवाल पूछा है दीपक जी कि गवर्नर को आउट होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, मेरा सवाल आपके माध्यम से जो इस देश में जो लीगल एक्सपर्ट है उनसे भी है कि जब एक सत्ताधारी दल से कुछ विधायक अगर उसके मुख्यमंत्री के आचरण से या करप्शन के कारण अलग होते हैं और वो गवर्नर को अप्रोच करते हैं कि भाई ये आदमी करप्टर, इसको हम समर्थन नहीं देते हैं, और वो आग्रह करता है मुख्यमंत्री सेशन बुलाए, मुख्यमंत्री सेशन नहीं बुलाता है, तो उस ऐसी स्थिति में गवर्नर को फैसला लेना है कि जल्दी से जल्दी सेशन बुलाइए और आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए, लेकिन वो मेजोरिटी प्रूव नहीं करना चाहता है। तो उस संदर्भ में फैसला लिया गया, और वो फैसला जो था वो नवाब के पास समर्थन नहीं था, बहुमत नहीं था। आज जो एक ग्रुप कांग्रेस से अलग हुआ है, आज उसके पास बहुमत है, उसके पास वो सरकार चला रहे हैं, और ये ऐसा फैसला है जो आपको पीछे ले जा रहा है। 7 महीने में पानी बहुत आगे जा चुका है दीपक जी, अब पानी को वापस लाने की एक मुहिम कोर्ट के माध्यम से मैं मानता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि ये फैसला बहुत विचित्र है, क्योंकि इस फैसले से संवैधानिक संकट उलझने वाला नहीं है, बल्कि संवैधानिक संकट बढ़ने वाला है। प्रियंका जी, आप क्या कहेंगे, वाकई संवैधानिक संकट बढ़ गया है? आपके सामने भी यक्ष प्रश्न है कि अब नबाम तुकी साहब शपथ लें या न लें? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, उन्होंने सारे तथ्यों को सामने रखते हुए एक डिसीजन लिया है। बार बार उन पे सवाल उठ खड़े करना, 5 जजेस ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, 5 जजेस, 5 बेंच की कमेटी थी, 5 ने यही डिसीजन लिया है। बार बार उस पर टिप्पणी उठाना और सवाल उठाना वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती होगी और निभा रही है। पर ये कहते हुए मैं बस आपको याद दिलाना चाहूंगी दीपक जी
2014 में जब प्रधानमंत्री सबसे पहली बार पार्लियामेंट में घुसे थे, उन्होंने पार्लियामेंट में मस्तक झुकाकर कहा था कि ये उनका मंदिर है। उन्होंने रिलीजन किसको कहा था? हमारी रिलीजियस टेक्स्ट बुक एक ही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका सम्मान करना है। तो अगर आज प्रधानमंत्री इन शब्दों के साथ खड़े उतरते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और जो टिप्पणी उन्होंने गवर्नर पे की है, आज उनको डिफेंड करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको रिकॉल किया होता, आज उनको दरखास्त किया होता, हटाया होता अपनी पदवी से। अगर प्रधानमंत्री के जो भी शब्द उन्होंने कहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और पार्लियामेंट को लेकर, तो आज अगर डेमोक्रेसी को लेकर, तो आज इसका सम्मान किया होता। तो उसी से जो हिपोक्रेसी झलकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत स्पष्ट हो गया है। नहीं बुलाया। चलिए, मैं अफसोस, बहुत सारी बहस हो सकती है, कई सारे पॉइंट उठ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था ये भी उठ सकता था, एक दिन का मुख्यमंत्री क्यों बना था ये भी उठ सकता था, और कई तरह के मुद्दे उठ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के मामले में इंटरवीन किया था और वहां 2 लोगों के बहुमत का परीक्षण एक साथ करवाया था। ये भी अपने आप में एक प्रेसिडेंट था। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसकी सही लीगल इंटरप्रिटेशन होगी और उसके हिसाब से आने वाले समय में हमारी प्रजातांत्रिक संस्था